अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। इदारों की खुद मुख्तारी के हामी वजीर आजम इदारों को नजरअंदाज करने की अपनी पुरानी रविश पर साबित कदम दिखाई दे रहे हैं। आज वजीर आजम एहसास प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत के लिए पेशावर पहुंचे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर पेशावर सईद अहमद खान ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को पेशावर दौरा न करने की हिदायत की थी। खत में इलेक्शन कमीशन की हिदायत और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी न करने की हिदायत भी थी। बसूरत दीगर कहा गया था कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। केपी में 17 दिसंबर से बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और इस हवाले से वजीर आजम का दौरा यकीनन कई सवालात खड़े कर गया है। दौरे से कबल वजीर आजम के नाम लिखे गए खत में कहा गया कि अखबारात के जरिए मालूम हुआ है कि वजीर आजम नया पाकिस्तान कार्ड का इफ्तिताह कर रहे हैं। नया पाकिस्तान कार्ड का इफ्तिताह करना इंतखाबी मुहिम के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम ऐसे इकदाम से गुरेज करे जिससे ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हो। खैबर पख्तूनख्वा में 19 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। पहले मरहले में पेशावर में भी बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद वजीर आजम का मुतल्लिका मुकाम का दौरा करना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा, क्योंकि सदर ममलिकत, वजीर आजम और गवर्नर्स इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद किसी भी डेवलपमेंट स्कीम के लिए मुतल्लिका हल्के का दौरा नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर कानूनी चाराजोई की जा सकती है और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 233 और 234 के तहत कार्रवाई का मजाज है। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम इमरान खान को याद दहानी जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की खत को नजरअंदाज करते हुए वजीर आजम तो पेशावर पहुंच गए, मगर सवाल यह है क्या ECP वजीर आजम के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है? इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की नौयत क्या होगी? वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात नजरअंदाज क्यों किए हैं? मौजूदा हुकूमत इदारों को इज्जत क्यों नहीं देती है? क्या वजीर आजम का दौरा कबल वक्त इंतखाबात धांधली नहीं है कि कबल इंतखाबात को प्री पोल रेटिंग हो रही है? क्या वजीर आजम की पेशावर यात्रा मफादात का टकराव नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इदारों के अहकामात को नजरअंदाज करने का यह पहला मरहला नहीं है, बल्कि इससे पहले हमने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन में मुतादिद बार जब वजीर आजम को खत लिखकर दौरे से रोका और वज़रा को रोका, वजीर आजम ने तूफ़ानी दौरे किए, हुकूमती वज़रा के ऐलानात और ख़रीदो फरोख्त की, वजीर आजम पाकिस्तान से शिकायत की गई, मगर वज़रा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। दस्का इंतखाबात में पंजाब काबीना के ऐलानात करते दिखाई दिए, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वजीर आजम इमरान खान इदारों में मुदाखलत को तो करप्शन करार देते रहे। माजी में इमरान खान साहब इदारों से तसादुम मुदाखलत से मुताल्लिक क्या कहते रहे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। कंट्रोल सियासतदान चाहिए, इनको कंट्रोल जज चाहिए, इनको कंट्रोल ब्यूरोक्रेट चाहिए, और ये सारी इलेक्शन को मैनिपुलेट करके ये कंट्रोल पुतलों को सामने लेके आते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इदारों में मुदाखलत को करप्शन की बुनियाद करार दिया, मगर खुद भी माजी की हुकूमतों के तरीक़ाकार पर चल रहा है। आज इसी हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी है। सर्वे के मुताबिक अवाम की एक बड़ी अक्सरियत हुकूमत की खुद एहतसाबी के मामले पर मुतमईन नहीं है। अवामी राय के मुताबिक मुल्क में पुलिस, अदलिया और महकमा सेहत करप्ट तरीन इदारे हैं। राय आमा के मुताबिक मुल्क में करप्शन की अहम तरीन वजूहात कमजोर एहतसाब, बाइख्तियार लोगों का इख्तियारात से तजावुज और कम तनख्वाहें भी हैं। सर्वे में बताया गया है कि मुल्क में सबसे ज्यादा करप्ट तरीन इदारा पुलिस है, जबकि अदलिया दूसरे नंबर पर है। ठेकों और टेंडर्स जारी करने का शोबा तीसरे, सेहत चौथे नंबर पर करप्ट तरीन शोबा है। NCPS में बताया गया है कि ठेके देने का शोबा तीसरा करप्ट तरीन शोबा है, जिसके बाद सेहत, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, बल्दियाती हुकूमतें, तालीम, टैक्सेशन और NGOs का सेक्टर आता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से 2011 के बाद पहली बार यह सर्वे जारी किया गया है। ट्रांसपेरेंसी के सर्वे में अवामी राय यकीनन काबिल गौर है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुताद्दिद बार पुलिस को बाइक का वादा किया, मगर दीगर वादों की तरह ये अहद भी वफा ना हो सका। इस हवाले से इमरान खान साहब क्या कहा करते थे वो भी देख लीजिए। पंजाब पुलिस को मैं वो देखना चाहता हूँ जो पख्तूनख्वा की पुलिस बन गई थी। हम जब 2013 में आए, अल्लाह का करम है कि ऐसा पुलिस को डिपोलिटिसाइज किया। पुलिस रिफॉर्म्स ऐसी है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिला है, तो जो हमारी जितनी भी इसके अंदर रिफॉर्म्स हैं वो है लोगों की जिंदगी बेहतर कर देगी। जो हम पुलिस का निजाम लाना चाहते हैं वो सुने। हमें ये होता था कि आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता था। हम वो निजाम चाहते हैं जो बड़े बड़े डाकुओं को, बड़े बड़े जालिम कातिलों को पकड़े, पुलिस उनको पकड़ के जेल में डाले, छोटे फिर ठीक हो जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने गुज़श्ता 3.25 बरस के दौरान जहां इलेक्शन कमीशन के अहकामात को नजरअंदाज किया, इससे सरफे नजर किया, वहीं पुलिस में IGs के तबादले, चीफ सेक्रेटरीज और जिले अफसरान का तकर्रुर तबादले का निजाम भी साबिका अदवार की तरह चलता रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो अदलिया के हवाले से भी शिकवे करते रहे।
दोनों अजीम जजेस, एक मौजूदा चीफ जस्टिस और एक आने वाले चीफ जस्टिस, मैं आज अपनी कौम की तरफ से आपको कहता हूं कि इसको परसेप्शन को ठीक करें। मैं अपनी पाकिस्तान की अदलिया को और हमारी नैब को एक पैगाम आज देना चाहता हूं। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते डे टू डे हेयरिंग करके ये केसेस खत्म करें। वज़ीर आज़म ने निज़ाम अदल की बेहतरी के लिए कोई कानून साजी की और ना ही अदालतों का मयार बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए गए। अदलिया पर इल्जाम तराशी बढ़ती गई। इस वक्त सूरत हाल यह है कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 46,698 केसेस, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 17,72,990 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। यानी आज भी अवाम इंसाफ की तरफ भटक रहे हैं। यह सर्वे दर हकीकत इस कौमी बयानिया का आकाश है जिसमें अवाम खुदा से दुआ करती है कि हमें थाने, कचहरी और अस्पताल से खुदा बचा कर ही रखे, लेकिन सेहत कार्ड, बेहतर पुलिस और आज़ाद अदलिया के दावों के बीच अवाम की राय बदल क्यों नहीं सकी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राय, उस पर रद्द-ए-अमल जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस वक्त वाइस चेयरमैन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान वाइस चेयरपर्सन है नासरा जावेद साहिबा, मुमताज़ माहिर कानून है, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नासरा जावेद साहिबा आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि एक सैंपल कलेक्ट किया गया है चारों प्रोविंसेस से और 1600 अफराद पर मुश्तमिल ये सर्वे है। 1600 लोगों से पूछा गया, उनकी राय जानने की कोशिश की। क्या ये समझा जाए कि मुल्क के 22 करोड़ अवाम भी ऐसी ही राय रखते हैं कि वाकई पुलिस और अदलिया करप्ट तरीन इदारे? देखिए, ये तो अब इसी तरीके से सैम्पलिंग से ही निकल सकता है ना। 20 करोड़ का तो नहीं कर सकते हो सर्वे। तो चारों प्रोविंसेस का उन्होंने किया है सर्वे, और चारों प्रोविंसेस में जो क्रॉस चेक करने का है ऑल केडर्स ऑफ सोसाइटी, उससे ये रिजल्ट निकला है। और उससे ये निकला है परसेप्शन के सबसे ज्यादा पुलिस जो है, उसके बाद जुडिशरी है, उसके बाद ये जो टेंडरिंग है, और उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट। जी नासर जावेद साहब, मैं साइज ऑफ द सैंपल की बात कर रहा हूं। अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे। जी व्हेन इट कम्स टू द साइज ऑफ दैट सैंपल, तो आप समझती हैं कि वॉल्यूम ऑफ दैट सैंपल इज सफिशिएंट इनफ जो ये डिटरमिन करे कि ये अवामी राय है, पूरे मुल्क के लोग ऐसा ही समझते हैं? आप समझती हैं कि सैंपल का साइज जो है वो सेटिस्फाइड है? जी, तो देखिए ना, एक तो आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं कोविड के, तो उसके साथ ये है कि अब सैंपल करने के लिए भी इसी तरीके से होता है ना कि आप रैंडम सैम्पलिंग जो करें वो डिफरेंट स्टेटा ऑफ सोसाइटी में करें, तो रिजल्ट क्रेडिबल निकल तो सकता है, बट दैट इज व्हाट दे हैव ट्राइड टू डू। अच्छा नासर जावेद साहब, इस पे ये कहा गया है कि पुलिस का महकमा करप्ट तरीन है। टॉप ऑफ द लिस्ट पुलिस है, जिसमें 51.9% लोगों ने ये राय दी है कि यहां पर करप्शन सबसे ज्यादा है। उसके बाद जुडिशरी है, उसके बाद टेंडरिंग है, और उसके बाद जो है वो महकमा सेहत को बताया गया है। तो क्या आइडेंटिफाई किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि व्हाई इज इट सो कि इससे पहले भी 2002 से ये सिलसिला शुरू हुआ है, कुछ चौथा सर्वे आया है, लेकिन महकमा पुलिस की पोजीशन तकरीबन वैसी ही है जैसी माजी के सर्वेज में देखी गई। फिर जुडिशरी के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। इसके पसे पर्दा मुहरकात क्या है? असल में पुलिस का तो ये है कि पुलिस के रिफॉर्म होने की अशद जरूरत है, पुलिस ट्रेनिंग को इम्प्रूव होने की जरूरत है। हमारे यहाँ पुलिस रिफॉर्म मुशर्रफ के जमाने में एफर्ट की थी, बट दोज रिफॉर्म्स वर नॉट एक्सेप्टेड और उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं। तो व्हाट वी नीड मोस्ट ऑफ ऑल इज रिफॉर्म्स इन द पुलिस एंड बेटर ट्रेनिंग। अच्छा नासर जावेद साहब, आपका ताल्लुक क्योंकि लीगल फ्रेटर्निटी से है, जुडिशरी की साख के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं। जब लोगों के अंदर अदम इत्मीनान है कि अदलिया बहैसियत इदारा अगर करप्ट है तो इसके पीछे क्या रीजंस हो सकती है और क्या वजह है कि इम्प्रूव नहीं कर रहा है? इसके बारे में मेरा व्यू तो ये है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में लोगों को पकड़ा जा रहा है और फिर ट्रायल भी हुई हैं और कुछ कन्विक्शन भी हुई हैं, ये इन्होंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सेव करने के लिए ऑर्केस्ट्रेट किए। और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी और रोड जुडिशरी के बारे में बहुत ज्यादा एलिगेशंस है, और वो बीच में आपको पता है वो जो मर भी गया है जज, जिसने कहा था कि जी मुझे ये सऊदी अरब लेके गए और फुला से मिलाया। तो ये सारी बातें मुझे तो समझ आती है कि आमदन की जाती हैं ताकि इसके ऊपर एक अपने जो बदअमाली है उस पर पर्दापोशी हो जाए और सारा जो ब्लेम है वो जुडिशरी पे आए। दिस इज माय पर्सनल।
अच्छा, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर भी जो बॉटम लाइन है वो ये कहा गया है कि खुद एहतसाबी की कमी है। क्या इदारे खुद अपना एहतसाब करना ही नहीं चाहते? यानी महकमा पुलिस जो है वो बतौर एक डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि उसके लोगों का एहतसाब हो सके, अपने गिरेबान में झांक सके। अदलिया नहीं चाहती कि उसके अपने लोग अगर वो तनकीद की जद में आए तो शफाफ एहतसाब हो सके उनका, या हुकूमतें नहीं चाहती, सियासी लोग नहीं चाहते कि सियासतदानों का एहतसाब हो सके? क्या हर इदारा अपने लोगों की पुष्पनाई कर रहा है? दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजंस। जी हाँ, दिस इज व्हाट इट इज कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमारा बिल्कुल फुकदान है। एवरीवन ट्राइज टू पास वक्त टू समबडी एल्स, और उसका नतीजा ये होता है कि हर इदारा जो है अपनी पर्दापोशी में मसरूफ है, तो इसलिए जो बात है सामने नहीं आती। एक बात यह है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, दूसरी बात यह है कि जिस वक्त किसी का आइडेंटिफाई हो भी जाए तो फिर उसको पनिशमेंट नहीं टाइम से मिलती, और पनिशमेंट इफेक्टिव नहीं मिलती। ये भी तो उसमें है जी। 2011 में लास्ट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सर्वे हुआ था। 2011 के बाद अब 2021 के अंदर ये रिपोर्ट सामने आ रही है, और इसके जो आउटकम्स हैं दे आर मोर और लेस सिमिलर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत इसी बयानिए के तहत आई थी कि मुल्क से करप्शन का खात्मा करेंगे, एहतसाब होगा, लेकिन क्या वजह है कि चीज़ें उसी तरह से हैं जो कि तू है, इंप्रूव नहीं कर पाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जो करप्शन के खिलाफ लड़ने का एक नैरेटिव लेकर आई थी? बस उसकी मुझे तो यही समझ आती है वजह कि देखिए अपना एहतसाब खुद तो करता कोई, और अपना एहतसाब खुद न करना जो है वो बहुत बड़ा एक खतरे से तो खाली नहीं है। और जब तक एक तो खुद एहतसाबी होनी चाहिए, फिर सजाएं होनी चाहिए और बवक्त होनी चाहिए। शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहिबा, वाइस चेयरपर्सन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यकीनन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की रिपोर्ट आपने देखी होगी। मैं डायरेक्टली उसके पॉइंट नंबर 14 पे आना चाहता हूं, जिसका बराह रास्त ताल्लुक आपसे, और आपसे ये सवाल इसलिए भी जरूरी है कि 66.8% पीपल थिंक कि अकाउंटेबिलिटी ड्राइव जो आपकी हुकूमत की है दैट इज पार्शियल, यानी आपका जो एहतसाब है वो काफी हद तक जानिबदार है, गैर जानिबदार नहीं है। क्या कहिएगा? थैंक यू रेहान साहब। रेहान साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इस पॉइंट पर जाने से पहले हमें ये ज़रूर देखना चाहिए था कि वो सबसे करप्ट इदारा किसको समझते हैं, और उनके ख्याल में पाकिस्तान की जो जुडिशरी का निज़ाम है उसकी वजह से, और वही इस सारे चीज़ को सफ़र करिए जो एहतसाब के ज़ुमरे में आता है। टॉप ऑफ द लिस्ट पुलिस है, महकमा पुलिस को उन्होंने करप्ट तरीन कहा है। 41.8% समझते हैं कि पुलिस का जो महकमा है वो सबसे ज़्यादा करप्ट है। जी, पुलिस एंड जुडिशरी दोनों के बारे में ये कहा गया, और मैं यही यहाँ से इसी अमल को लेकर मैं आगे जाना चाहती हूँ, क्योंकि एहतसाब का अमल तो एज इट इज़ वीक हो जाता है जब अदालत उज़्मा यहाँ पर एक कन्विक्टेड मुलजिम को बीमारी के बहाने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर बाहर रवाना कर दे, और उनकी सज़ा याफ्ता मुजरिमा बेटी जो तीमारदारी के लिए ज़मानत पर बाहर है और आज तक इदारों को मलाइन करी है, तो आप देख लें कि किस तरह से बाप तो लंदन में मौजूद है लेकिन बेटी यहाँ पर है और तीमारदारी के फराइज इंजाम दे रही है। और इसी तरह से जिस मुल्क का जो अपोजिशन लीडर है वो यहाँ पर सजा भुगत रहा हो और उनके खिलाफ वादा माफ गवाह हो, आलिया हमजा साहिबा, देखिए ये फिर ये डिस्कशन किसी और तरफ निकल जाएगी, तारीख पे तारीख उन्हें मिल रही हो। एक एक देखें, ये यहीं से इदारों में अमल इस हुकूमत का इदारों में हो जाता है। इस्लाहात का अमल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? अगर अदलिया में रिफॉर्म्स है, कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, पुलिस रिफॉर्म्स हैं, तो किसने नारा बुलंद किया था हुकूमत पे आने से पहले? देखिए जी, हम बिल्कुल कर रहे हैं और हम उस पर यकीन भी रखते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि रिफॉर्म्स थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, लेकिन जहां पर जिस मुल्क के अंदर राव अनवार बहादुर बच्चा हो, जिस मुल्क में इन लोगों ने वो ऐसे लोगों को भर्ती किया और जो मॉडल टाउन करते हैं तो उनको प्रमोशन दे दी जाती है। और यहाँ पर आपको भी पता है कि 1990 की जो रिपोर्ट थी, जितने गुंडे थे वो सारे के सारे पुलिस में भर्ती किए गए थे। तो इस हुकूमत को रिफॉर्म्स करने में, यानी वो जो इन लोगों का 35 साल का इस्लाह के लिए आए थे ना जी, में वाकई टाइम लगेगा। और उसके बाद हम यही बताना चाह रहे हैं कि अगर ये सारे हमारे एहतसाब के सिस्टम में तो डेंट तभी लग जाती है कि जब यहाँ पर मुजरिमा साहिबा पेश होती हैं और उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की जाती हैं और उनको 18 माह के बाद चलिए मैं जरा अपने सवाल को रिफ्रेज करता हूं, है तो उसके बाद ना सिर्फ अदलिया को मलाइन किया जाता है, इदारों को मलाइन किया जाता है। देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पाकिस्तानी चैप्टर है और इन्होंने जिस तरह से ये रिपोर्ट बनाई है, जरा उस मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। ये पब्लिक परसेप्शन है, ये एक सर्वे है, एक सैंपल है जिससे राय जानने की कोशिश की और उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पब्लिक इस वक्त क्या सोच रही है, यानी पब्लिक पल्स क्या है। तो
अमूमी राय ये है कि पुलिस का इदारा करप्ट तरीन है, जुडिशरी के अंदर करप्शन है, फिर टेंडरिंग का जो प्रोसेस है वहां के ऊपर मैल प्रैक्टिसेस है, महकमा सेहत के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, फिर बल्दियाती नुमाइंदे ना होने की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन लोग ये समझते हैं कि आपका जो एहतसाब का अमल है, वो बयानिया जिसको लेकर आप 2018 के इंतखाबात के बाद इक्तदार में आए थे, वो जानिबदार एहतसाब है, उसमें गैर जानिबदारी का अंसर नहीं है। ये पब्लिक समझती है, ये मुस्लिम लीग नून ने रिपोर्ट नहीं बनाई है, ये पब्लिक परसेप्शन है। रेहान साहब, मैं यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो बात तहरीक इंसाफ कर रही है वही आम आवाम कर रही है। यही तो वो एजुकेशन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्राइम मिनिस्टर यानी आप ये समझते हैं कि आपके एहतसाब का प्रोसेस जानिबदार है? आज तक आप भी यही समझते हैं जो पब्लिक समझ रही है? मैं तो ये मेरा तो सुन लें, मेरी पहले बात तो सुन लें। मैं यही तो आपसे कहती हूँ कि जब जहाँ की जुडिशरी तारीखों पे तारीखें दे रही हो, जहां पर एहतसाब का अमल हम क्या कर सकते हैं, जो हमने किया हमारे दौरे हुकूमत के अंदर, वो जो सबसे बड़े जो एक अनटचेबल सियासी माफिया था वो टचेबल बना। जरदारी साहब हमारे दौरे हुकूमत आज आप ये कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं? हमने उनके रिकॉर्ड को आग लगा दी और रिकॉर्ड जो है वो अदालत को मुहैया नहीं हो सका, या हम अदालत को ये कह रहे हैं कि इतने केसेस उनके पेंडिंग है। आज आप ये कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं? या हम तो आपने तो कहा था कि आप पुलिस को मॉडल पुलिस बनाएंगे। देखिए मेरी आपने तो कहा था कि आपके पास अदालतें आजाद होंगी। अदलिया की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखते हैं हम। अदलिया का आप जिससे कह लें कि हमने कभी भी इन इंस्टीट्यूशंस को, ना हमने जजों को खरीदने की कोशिश की है, ना हमने अदालतों पे हमला करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है वो ऑलरेडी आला अदलिया से सादिक और अमीन के तौर पर। चलिए फिर मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दें। मैं आपसे, मैं जिस चीज की बात कर, मैं आपसे मालम जबा का सवाल नहीं करूंगा, मैं पेशावर बीआरटी का नहीं करूंगा, मैं आपसे किसी और केस की बात नहीं करूंगा, मैं शुगर स्कैंडल की बात नहीं कर रहा, अद्वियात स्कैंडल की बात नहीं कर रहा। मुझे सिर्फ ये बताइए कि पनामा पेपर्स जिसका बहुत शोर था, जिसको लेकर वजीर आजम इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे तो अदालत में गए, अब ये कहेगा कि उसमें जो दीगर नाम थे उनके खिलाफ क्या एक्शन इनिशिएट हुआ? अभी पेंडोरा पेपर्स की बात हो रही है, पेंडोरा पेपर्स के अंदर जिन दीगर शख्सियात के नाम थे, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? मैं ये चाहती हूँ, देखिए मैं सिर्फ ये नहीं, आप मुझे ये कह रहे हैं, मैं तो चाहती हूँ आप मालम जब्बा पे मुझसे सवाल करें ताकि ये पता चले कि मालम जब्बा का केस सुनकर उसके सारी चीजें देखकर उसको बंद किया जा चुका है। मैं तो ये चाहती हूँ कि शुगर स्कैंडल पर मुझसे बात की जाए, इसलिए मुझसे बात की जाए कि 23-24 अरब की सब्सिडी हर साल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं दी थी, फिर भी 1.5 अरब की सब्सिडी देने के ऊपर हमने पूरा शुगर कमीशन बनाया और हमने वो इस्लाह शुगर कमीशन की जो फाइंडिंग्स थी उस पर कितना अमल हुआ? कंट्रोल हो गई है। मैं चाहती हूं कि आप हमसे उस शुगर कमीशन की फाइंडिंग्स के अंदर, क्योंकि अभी बीआरटी के ऊपर एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो रिपोर्ट आई है वो आपने भी देखी है। उस शुगर कार्टेल के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उसी पर आप लोगों को प्रोग्राम करने चाहिए। जी शुगर स्कैंडल, ये शुगर स्कैंडल के देने का पूरा देखिए मेरी एक बात, मैंने बात की है लेजिस्लेशन की, उसके बाद लेजिस्लेशन ऐसी हुई कि आज आप देख रहे हैं कि जो भी वहां पर ट्रैक का सिस्टम लग रहा है, कोई भी चीनी की बोरी आज स्टैंप हुए बगैर नहीं निकल सकती। यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस चलिए मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो। करते थे। मैंने आपसे पेंडोरा और पनामा पेपर्स की बात की। चलिए मेरे सवाल का जवाब दे दे। पनामा पेपर्स के अंदर जो दीगर अशखास के नाम थे उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? सिर्फ इतनी बात जी, पनामा पेपर्स जिनके जमाने में आया था, उनके जमाने में आपको भी पता है कि किस तरह से किस खानदान का नाम मोस्ट करप्ट उसके अंदर था और उन्होंने उस चीज की सजा पा रहे हैं और वो अभी तक पा रहे हैं। लेकिन यही वो तो सजा भुगत रहे हैं, लेकिन जो दीगर अशखास के नाम थे उनके खिलाफ क्या हुआ? देखिए भुगत के वो कैसे भुगत रहे हैं? एक लंदन बैठा है बीमारी के बहाने, दूसरी तो सियासी शख्सियत है, आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, गाने गाकर एंजॉय कर रही है। जो कारोबारी अफराद दीगर थे उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? देखिए मैं तो यही कह रही हूँ कि इसी से तो आपके जानिबदार एहतसाब का तासुर गहरा होता है ना आलिया हमजा साहिबा। जब अदालत के सामने पेश होना होता है तो उनकी कमर में दर्द हो जाती है या उनके बेटे जो हैं वो बेसमेंट के अंदर छुप जाते हैं। आलिया हमजा साहिबा, तकरीबन 1 साल से भी कम का अरसा रह गया है, आपने पब्लिक में जाना है। जब आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जाएंगे तो जैसे आप कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते थे, लोग आपसे सवाल नहीं करेंगे अब हम क्या करें?
देखिए, हम अपने अवाम के साथ हैं और हमें जो भी हम एहतसाब का अवाम ये सारा चीजें देख रही है कि किस तरह से 18 माह के बाद अदलिया उनको तारीख देती है और उसके बाद किस तरह से अदलिया के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, किस तरह से उनके ऊपर जिसे कह दें कि उनको मलाइन करने की कितनी घटिया हरकतें की जाती हैं। आपके सामने देख लें। मैं सिर्फ एक बात करूंगी, आपका फोकस अभी भी देखिए सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपके एहतसाब का बयानिया कितना जानिबदार है। मुझे इस सवाल का इससे आगे बढ़ते हैं। मेरा फोकस इससे आगे बढ़ते हैं जरा। मेरा फोकस ये है कि जो एक छोटा चोरी करने वाला है, यहाँ पर हजारों की चोरी करने वाले को तो पुलिस मार कर और अदालत उसके अगेंस्ट जो है उसके मुकदमे सुनने में तो सालों लग जाती हैं। मेरा फोकस सिर्फ ये है कि जो हमारे यहाँ पर इंसाफ का मयार एक आम एक छोटे चोर के लिए वो इससे बड़े माफिया के लिए होना चाहिए। इन्हें कोई तारीखें नहीं मिलनी चाहिए। हम तो डे बाय डे हियरिंग आपके दौरे हुकूमत में अगर बेरोजगारी है, तकवीयत दें। बेरोजगारी और महंगाई की वजह भी पब्लिक ने आपकी हुकूमत की इनकॉम्पिटेंसी को करार दिया है, इस पर कुछ तबसरा फरमाना चाहेंगे आप? देखें जी, मैं इसी के लिए बताना चाहूंगी और मुझे यही होती है कि हम एक सिलेक्टेड नंबर के ऊपर एक डिसीजन तो दे देते हैं। देखिए, मेरी रिपोर्ट नहीं है, आईएलओ का एक ना ये आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की रिपोर्ट है, ये पब्लिक परसेप्शन है। देखें, ये पब्लिक परसेप्शन के अलावा मैं यही बता रही हूं कि महंगाई एक इंटरनेशनल इशू है। सबको पता है अमेरिका में 30 साल रिकॉर्ड टूट गए, कनाडा में 18 साल रिकॉर्ड टूट गए, यूके के अंदर इस वक्त जो क्राइसिस आया या पूरे यूरोप के आज वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। 2 रोज पहले आपकी अपनी रिपोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई बांग्लादेश और भारत से ज्यादा है। अब किस पे यकीन करें? देखिए जी, हमारी मैं अब जो इस वक्त भारत के हालात में तो चाहती हूँ कि अब आपको आवाम को दिखाना चाहिए। वो जो पूरा मीडिया हमें ये कहता था कि हमें इंडिया जैसी हैंडलिंग करनी चाहिए कोविड के अंदर, आज जो वहाँ 2 रोज पहले आपकी अपनी रिपोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई भारत और बांग्लादेश से ज्यादा है। वहाँ पर जो महंगाई की सूरत हाल है, मैं चाहती हूँ कि बताना चाहिए कि इस वक्त रीजन के अंदर ना सिर्फ हमने कोविड के, ना सिर्फ महंगाई की, इंटरनेशनल इन्फ्लेशन से भी हम आवाम को बचा रहे हैं। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, ये कुछ और महीने हैं क्योंकि इंटरनेशनली प्राइसेस कम होना शुरू हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जस्टिस रिटायर्ड शमीम अख्तर का केस क्या वाजे होंगे? पुराने फेस बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और खासतौर पर बैरिस्टर सलाउद्दीन आज अदालत में पेश हुए हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जज राना शमीम का नाम PNI लिस्ट में शामिल कर दिया है। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद के मुताबिक साबिक चीफ जज का नाम ECL में डालने की सिफारिश भी कर दी गई है। राना शमीम को PNIL पे डाला है और ECL पे डालने के लिए जब मीटिंग होगी, क्योंकि ECL पे डालने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। PNIL लिस्ट में तो नाम आ गया है, उसके बाद अब ECL में नाम डालने से मुतालिक सिफारिश की जाएगी। प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट यानी PNIL वो फहरिस्त होती है जिसमें 30 दिन के लिए किसी शख्स का नाम डाला जाता है जिसके बैरून मुल्क फरार होने का अंदेशा हो। अगर किसी शख्स का नाम अभी ECL में डालने के मरहले में है और इस दौरान उसके मुल्क छोड़ने का खदशा हो तो DG FIA को इख्तियार होता है कि वो FIA की एक 3 रुकनी कमेटी की सिफारिश पर उसका नाम PNIL में शामिल कर दे। सवाल यह है कि हुकूमत राना शमीम को बैरून मुल्क जाने से रोकने पर क्यों मुसर है? क्या राना शमीम बैरून मुल्क फरार होने वाले हैं? अदालत अपने बयान पर कायम शख्स को बैरून मुल्क फरार होने का अंदेशा क्यों दिल में रखती है? क्योंकि वो तो बयान हल्फी जमा करा चुके हैं, वो कायम है, ही इज ऑन हिज वर्ड्स। क्या वो बैरून मुल्क जा सकते हैं? क्या हुकूमत इस मामले को कम्प्लेक्स कर रही है? आज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो के लिए दायर दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाते रहे, साथ ही माजी के केसेस का तस्करा भी करते रहे। दौरान समाअत अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि ये बताइए अदालत किसको तहकीकात के लिए हिदायत दे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि दरखास्त आर्टिकल 199 के तहत दायर की गई है। यूं लगता है कि ये प्रॉक्सी दरखास्त है जो उन्होंने दायर की है। ऐसा तासुर नहीं होना चाहिए कि दरखास्त गुजार किसी और का केस लड़ रहे हैं। ये प्रॉक्सी जंग है। एक शख्स के लिए बार बार वीडियोस आ रही हैं। हर कोई आज कह रहा है कि मेरे पास 2 वीडियोस हैं, 4 वीडियोस हैं। सैकड़ों लोगों की जमीनों पर कब्जा हो जाता है, उसकी कोई वीडियो नहीं आती। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हमें कोई और इस्तेमाल कर रहा है।
दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि अदलिया को हिरासत करने और दबाव डालने का सीजन है। कभी कोई ऑडियो, कभी कोई बनाया गया डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है। दरखास्त गुजार ने 2017 के वाकयात का जिक्र किया है। एक और वजीर आजम था जिसे मुबहिम अदालती हुक्म पर फांसी भी दी गई। खालिद जावेद खान ने दलाइल देते हुए मजीद कहा कि बेनजीर की हुकूमत वापस बहाल नहीं की जाती, लेकिन एक और कर दी जाती है। माजी में ब्रीफ केस भरकर भी दिए जाते रहे। दरखास्त गुजार ने माजी में जाना है तो दरखास्त में तरमीम करें, क्योंकि 2017 में सिर्फ जाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक जाते हैं। जिलावतन करने की सहूलत एक वजीर आजम को दी जाती है, तो भुट्टो को क्यों नहीं? पता लगना चाहिए कि चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को क्यों हटाया गया। रकम से भरे हुए सूटकेस किसे जाते रहे? जो भी जिंदा लोग हैं उन सबका एहतसाब कर लेते हैं। सिर्फ चुनकर एक वजीर आजम के लिए प्रॉक्सी बनकर क्यों लोग अदालत आ रहे हैं? एक वजीर आला ने जज को फोन किया, फैसला कलअदम हो गया, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अटॉर्नी जनरल के दलाइल के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आजादी में बार्स की बड़ी जद्दोजहद है। आज सलाउद्दीन को सुनते हैं। चीफ जस्टिस की इजाजत पर सदर सिंध बार सलाउद्दीन एडवोकेट ने दलाइल दिए कि अटॉर्नी जनरल हर केस का जिम्मेदार बार एसोसिएशंस को ठहरा रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान के अदलिया और जजेस के खिलाफ बयानात निकाल कर देख लें। ये तवज्जो हटाने के लिए कहा जाता है कि 70 साल का एहतसाब करें या किसी का ना करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर हम ऑडियो तहकीकात की दरखास्त काबिल समाअत भी करार दें तो क्या होगा। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि अपील के लिए पूरी अदलिया की ईंट से ईंट बजा दी गई। सलाउद्दीन एडवोकेट ने दलील देते हुए कहा कि अदलिया तहकीकात करवाकर यह सिलसिला रोक सकती है। चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऑडियो या वीडियो बन सकती है। कोई भी ऑडियो बनाकर कह दे कि इस पर तहकीकात करे, इस ऑडियो पर तहकीकात शुरू कर दे, तो ज़ेर इल्तवा अपीलों पर क्या असर पड़ेगा। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने दलील दी कि मैं यही कह रहा हूं कि सारी चीजें घूम फिर कर एक अपील तक जाती है। ये प्रॉक्सी वॉर है, सिर्फ एक केस के लिए लड़ी जा रही है। सलाउद्दीन एडवोकेट ने दलील देते हुए कहा कि इस केस से माजी के केसेस जोड़ने की क्यों जरूरत पड़ रही है। बयान हल्फी का केस इसी अदालत में ज़ेर इल्तवा है। सलाउद्दीन एडवोकेट ऑडियो का मामला भी काबिल समाअत हो सकता है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बयान हल्फी का मामला अलग है, वो बयान हल्फी देने वाले खुद अदालत आए हैं। आप जिस ऑडियो की बात कर रहे हैं उस पर आपको भी यकीन नहीं कि ठीक है। मामले पर कमीशन तो उस वक्त बने जब कोई ग्राउंड मौजूद हो। अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए कि जिन लोगों के केसेस हैं वो अगर कोई ऑडियो नहीं अदालत लाते तो हम क्यों करें। कोई ऑडियो की ऑनरशिप लेने वाला है, बताए आपके पास ग्राउंड्स क्या है इस दरखास्त की। इस अदालत को यकीन दिलाया कि दरखास्त गुजार दरखास्त में तरमीम करके लाए। सारा मामला पार्लियामान तक ले जाऊंगा। दरखास्त में माजी के मामलात पर भी तहकीकात की इस्तदा शामिल करें। अदालत ने दरखास्त गुजार से मुकालमा करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल ने आज आपको बड़ी ऑफर की है। हाईकोर्ट ने समाअत 24 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। इस वक्त बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब जो प्रेसिडेंट है सिंध हाईकोर्ट बार के, इस हवाले से उन्हीं से बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आज बड़ी कुछ गर्मा गर्मी भी देखी गई, जुमलों का तबादला भी हुआ। अटॉर्नी जनरल ने इस हवाले से जब अपने दलाइल दिए हैं तो वो ये कह रहे थे कि असल में ये प्रॉक्सी दरखास्त है। तो क्या ग्राउंड्स है? मतलब ये कहा जा रहा है कि कनेक्शन है एक ही शख्स के साथ, उस शख्सियत के लिए कभी ऑडियोज आ जाती हैं, वीडियोज आ जाती हैं, कभी एफिडेविट्स आते हैं, तो ये प्रॉक्सी दरखास्त है। शुक्रिया जी। मैं पहले तो जरा एक आपको करेक्ट कर दूं। मैं अब सिंध हाई कोर्ट बार का सदर नहीं रहा, मेरी टर्म एक्सपायर हो गई, अब नए सदर आ चुके हैं। मगर जो जहां तक आपने प्रॉक्सी की बात की, एक एडवोकेट अटॉर्नी जनरल साहब ने ये बात तो की कि ये प्रॉक्सी दरखास्त है, मगर उन्होंने उसकी मुझे काफी ताज्जुब हुआ क्योंकि एक कोई उसकी जो दलील थी या कोई उसके कोई सबूत या कोई इस किस्म की कोई चीज वो उन्होंने सामने नहीं रखी। ये जो मामला था जो ऑडियोज का और जो आए दिन ये इंकशाफात आ रहे हैं, ये इन तमाम मामलात पे बार एसोसिएशन ने अभी नहीं बल्कि अभी भी इस लेटेस्ट ऑडियो पे भी पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी स्टेटमेंट दी, सिंध हाई कोर्ट बार, दीगर बार एसोसिएशन ने भी, और माजी में भी ये जो वीडियोस और एफिडेविट्स और इस किस्म की चीजें आती गई हैं, उस पे बार एसोसिएशंस और वकला में जनरली एक बड़ी कंसर्न है कि जुडिशरी की रेपुटेशन जो है वो उससे मुतासर हो रहा है। और ये तो मुतालबा जो पिटिशन में था
वो तो बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकिन सलाउद्दीन साहब, क्योंकि इस केस के काबिल समाअत होने से मुतालिक अदालत ने मुआवनत तलब की हुई है अटॉर्नी जनरल से, और अटॉर्नी जनरल का एम्फेसिस और फोकस ये रहा है कि आप अगर इस पे तरमीम कर लें, और फिर जिसको चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ऑफर भी करार दिया है कि अगर आप इस पे तरमीम कर लें तो अटॉर्नी जनरल कहते हैं मैं सारे के सारे मामले को पार्लियामान में ले जाऊंगा। तो क्या आप रेडी हैं कि एक अमेंडेड एप्लीकेशन पिटीशन फिर से फाइल करें? देखिए, अगर अटॉर्नी जनरल साहब वाकईतन सीरियस हैं कि वो दीगर की, देखिए अमूमन ये जो बातें होती है ना कि एहतसाब या तो आज एहतसाब ना किया जाए या एहतसाब किया जाए तो 70 साल का किया जाए, ये एहतसाबी अमल को रोकने की बातें होती हैं। इसमें कोई सीरियसनेस नहीं होती कि नहीं आप जब तक 1947 से शुरू नहीं करेंगे तब तक आप किसी किस्म का एहतसाब रोक दें। तो ये तो एक ऐसी सियासी बात होती है, इसमें कोई वो नहीं है। दूसरी जो चीज है कि अगर अटॉर्नी जनरल, मैंने अदालत में भी यही कहा था कि अगर अटॉर्नी जनरल साहब वाकईतन सीरियस है कि वो चाहते हैं कि इन तमाम चीजों में कानून साजी हो, किसी किस्म की कोई पार्लियामेंट्री इंक्वायरी हो, तो उनको किसी बार एसोसिएशन या किसी वकील की इजाजत की जरूरत तो नहीं है। अगर हुकूमत वाकईतन जुडिशरी की को स्ट्रेंथन करना चाहती है, कोई कानून साजी करना चाहती है, कोई इंक्वायरी, पार्लियामेंट्री इंक्वायरी करना चाहती है, तो वो बिल्कुल बस शौक करे, कोई उन्हें रोक तो नहीं रहा। मगर ये कहना कि पहले इस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन में तरमीम करेंगे तो फिर हम पार्लियामान में लेके जाएंगे, आप पार्लियामान में कल सुबह लीजिए। तो मेरे साहब देखिए, 24 दिसंबर तक इस केस की समाअत मुलतवी हुई है। आप इसी स्टांस के साथ, इसी मौकिफ के साथ दोबारा जब हियरिंग होगी तो पेश होंगे, यानी कोई अमेंडमेंट नहीं होगी इस दरखास्त के अंदर, आप इसी पर कंटेस्ट करेंगे? देखिए, मेरा जो और जो वो पिटिशनर है, जो जुडिशल कमीशन के भी मेंबर है दर इमाम रिजवी साहब, उनका हमारा फोकस सिर्फ इस वजह से ये हालिया 3-4 सालों के जो बार बार रेवलेशन आ रहे हैं जिससे अदालत की साख मुतासिर हो रही है, हमारा फोकस इन पे सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी भी कई जो जजेस जिनके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं वगैरह, वो अभी भी जुडिशरी में मौजूद हैं। तो इट इज अ प्रेजेंट क्राइसिस। ठीक है, वैसे अगर आप एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाना चाहते हैं जिसमें आप बेशक मलिक कयूम और वो सारा एपिसोड फोन कॉल्स का, राशिद अजीज साहब के जो फोन कॉल्स हुई, ठीक है, यानी बॉटम लाइन ये कि इन्हीं ग्राउंड्स पर आप इसको प्रोसीड करेंगे, इंक्वायरी करें तो वो जरूर करें। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है जी। वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर उसको हादसा पेश आया, उसके अंदर बहुत सारे और भी जो भारतीय फौज के जवान हैं वो हलाक हो गए। वजूहात क्या है जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत दुनिया के जदीद तरीन MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में अपनी अहलिया और मावनीन के हमरा हलाक हो गए हैं। जनरल बिपिन रावत जो लाइन ऑफ कंट्रोल और सुकुम बॉर्डर पर भारतीय फौज को कमान कर चुके हैं, जिन्होंने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की कमान की है, आज भारतीय रियासत तमिलनाडु के जंगलात में जनरल बिपिन रावत का जदीद हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। MI-V5 भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला भी मुतादिद बार लद्दाख और दीगर इलाकों के दौरों के दौरान इस्तेमाल कर चुके। बड़ा सेफ समझा जाने वाला ये हेलीकॉप्टर था। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत में हेलीकॉप्टर क्रैश पर अफसोस का इजहार किया है। उधर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत की हलाकत की तस्दीक के बाद काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी का अहम इजलास तलब कर लिया और आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाएगी कि इस क्रैश के पीछे जो पसे पर्दा मुहरकात हैं, वजूहात हैं, वो क्या हैं। भारतीय फौज के आम सरबराह की हलाकत के बाद भारत में कई सवालात सर उठा रहे हैं। जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है या वो किसी तकरीबकारी का शिकार बने हैं? वो 2 इंजन का हामिल ये हेलीकॉप्टर है, उसको अचानक हादसा कैसे पेश आ सकता है? क्या भारतीय फौज में जारी इख्तलाफात की जंग का निशाना बिपिन रावत बने हैं? क्या जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर बिजली की तारों से टकराने के बायस तबाह हुआ है?
ऐसे बहुत सारी रूमर्स हैं, ऐसी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो इस वक्त भारत के अंदर सर उठा रही हैं। लेकिन अगर बिपिन रावत के बारे में जाना जाए तो वो बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हैं अपने मुतनाज़े बयानात की वजह से। होगा कि उन्होंने भारतीय फौज से मुताल्लिक एक मुतनाज़े बयान दिया था कि उसमें शायद पाकिस्तान से लड़ने की सलाहियत नहीं है। इस हवाले से वो माजी में क्या स्टेटमेंट दे चुके हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। India is taken over, playing the proxy dimension of warfare. You don't have to confront stronger nations through conventional operations. So you play a proxy game. I think this proxy game is being very well played by a Western neighbor, supported also by a Northern neighbor. अब ये तो उन्होंने अपनी ही फौज की सलाहियत से मुतालिक एक एतराफ़ किया। इसी तरह नरेंद्र मोदी की हिमायत में उन्होंने शरीयत के काले कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने मुजाहिरीन को मुखातिब करते हुए कहा था कि लीडर वो होते हैं जो लोगों को सही रास्ते पर चलाते हैं। उनका मजीद कहना था कि जितनी बड़ी तादाद में तलबा एहतजाज कर रहे हैं, इससे शहरों में तशद्दुद मजीद बढ़ेगा। इस हवाले से वो क्या मौक़िफ़ रखते थे वो भी आपके सामने रखते हैं। Who would lead people in the right direction. Leaders are not those who lead people in inappropriate directions. As we are witnessing in a large number of university and college students, the way they are leading masses of crowds carry out arson and violence in our cities and towns. आप सिर्फ यही नहीं है बल्कि उन्होंने 2016 से जिम्मेदारियां संभालते ही पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के साथ महाज़ाराई इख्तियार कर रखी। आसाम में मुसलमानों पर हमलों, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और नागालैंड में बेगुनाह शहरियों के कत्लेआम पर भी हर बार एक नई तौजीह पेश करते रहे। Whether these conflicts will be confined or limited in space and time, or whether these can expand into an all-out war along the entire front, with the Western adversary taking advantage of the situation developing on the northern border, is very much likely. And therefore, there is no gainsaying that we have to be prepared for conflict. आज जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है, जिसमें ना सिर्फ वो सवार थे, उनकी अहलियाँ थी, उनका अमला था। अब इस हादसे के पीछे जो छुपी वजूहात है, ताहाल वो पोशीदा है। उस हवाले से अब आइडेंटिफाई होना बाकी है कि इस हादसे के पीछे वजूहात क्या थी और ये क्रैश कैसे हुआ है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क मीर रियासत कह रहे हैं, मगर क्या वाकई पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ में वेलकम बैक। चिन्योट में सरकारी मुलाजमीन के अनोखे एहतजाज ने करोड़ों अहले वतन के जज्बात की खूब तर्जुमानी कर दी है। हाथों में महंगाई बढ़ाओ और अशियाए खुरोनोश महंगी करो के कदमे उठाए इन मुजाहिरीन की जिंदगी इस कदर अजीरन हो चुकी है कि अब मजीद महंगाई का मुतालबा कर रहा है। सरकारी मुलाजमीन का मुतालबा था कि हुकूमत महंगाई में मजीद इजाफा करे ताकि गुर्बत का मारा गरीब भूख से मरे और हुक्मरानों को चैन मैसर आए। यह एहतजाज एक ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में चौथी बार रोटी और नान की कीमतों में इजाफे का खदशा सर उठा रहा है। ऐन ऐसे वक्त में जब आवाम आपे से बाहर हो रही है, जब आज ही हुकूमत की जानिब से घी, चीनी और चावल की कीमतों पर नजरसानी का फैसला किया गया है। लेकिन इसी एहतजाज के दौरान वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से दावा किया गया कि पाकिस्तान तो दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक है। वजीर आजम साहब क्या कहते हैं वो भी बुलाए जाओ। कहूंगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। बहरहाल महंगाई तो है और लोग मुश्किल में हैं। ये मुश्किल वक्त जो है, जो हमारे ख्याल में ये सर्दियां बड़ा मुश्किल वक्त, ये सर्दियों के बाद हमारा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें, कीमतें नीचे आ जाएंगी। वज़ीर आज़म ने एक और डेडलाइन दे दी है कि सर्दियों में मुश्किल हालात है, सर्दियों के बाद कीमतें नीचे आ जाएंगी और पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। जब मीर रियासत की जानिब से ऐसे दावे किए जा रहे हैं तो अवाम की जानिब से महंगाई बढ़ाने का ही मुतालबा किया जा सकता है और अवाम कहने में हक बजानिब है कि महंगाई में मजीद इजाफा करें। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।